नमस्कार, मैं हूं संदीप चौधरी। आज सबसे बड़ा सवाल में मैं बात करूंगा तेल की कीमतों की। जी हां, मैं पेट्रोल और खास डीजल की बात करने वाला हूं। इस संकट काल में, कोरोना के इस संक्रमण काल में आत्मनिर्भर भारत की बात की जा रही है और ऐसा लगता है कि आत्मनिर्भर भारत की बिना जो नींव है ना, वो दरअसल पेट्रोल और डीजल की कीमतों पर ही तय की जाएगी। आत्मनिर्भर भारत बनाने के इस सपने में सबसे ज्यादा विकास, जी हां, सबसे ज्यादा विकास पेट्रोल और डीजल की कीमतों का हो रहा है। 20 दिन, पिछले 20 दिन से लगातार बिना नागा दाम बढ़ाए जा रहे हैं डीजल के। हर रोज दाम बढ़ रहे हैं। 10 रुपए 79 पैसे कीमत में इजाफा हो चुका है पिछले 20 दिन में। डीजल में पौने 11 रुपए की बढ़ोतरी। पेट्रोल थोड़ा पीछे है इस विकास में। पेट्रोल 19 दिन बढ़ाया गया है। बीच में एक दिन रहम कर दिया था हम लोगों पर, दया आ गई थी आम आदमी पर, तेल कंपनियों को भी, सरकारों को भी। और जब मैं सरकारों का नाम लेता हूं तो केंद्र और राज्य सरकारें। अब ये जो कहा जाता है ना, एक जुमला गढ़ा जा रहा है कि नहीं, मार्केट डिटरमिन्ड है, बाजार तय करता है कीमतें, हम क्या करें, सरकार के हाथ में नहीं है। मैं इस झूठ की भी पोल खोलने वाला हूं, इसलिए सरकारों का भी नाम ले रहा हूं। तेल कंपनियां और सरकारें इसमें मिली हुई हैं, जो डाका डाल रही हैं हमारी जेब पर। तो पेट्रोल में 19 दिनों में लगभग 9 रुपए का इजाफा हो गया है। और यह तब हो रहा है जब अंतर्राष्ट्रीय बाजार में कच्चे तेल की कीमतों में कोई ऐसी आग नहीं लगी हुई। पिछले 24 घंटे में तो 5% कीमतें गिरी हैं। $40 पर बैरल के करीब कच्चे तेल की कीमतें हैं। फिर भी बेतहाशा दाम बढ़ते जा रहे हैं। और यह उस सरकार में हो रहा है जिसने विपक्ष में रहते यह नारा बुलंद किया था कि बहुत हुई पेट्रोल डीजल की मार, अब की बार मोदी सरकार। कोई बताने के लिए भी, कोई सामने आकर बता भी नहीं रहा कि यह बढ़ क्यों रहे हैं, इतनी कीमतें क्यों बढ़ रही हैं। बस कोई एक्साइज बढ़ा देता है, राज्य वैट बढ़ा देते हैं, तेल कंपनियां अपना मार्जिन वो कमाना चाहती हैं। और इसका असर क्या होता है देखिए, डीजल इतिहास में पहली बार पेट्रोल से महंगा हो गया है। पहली बार 80 रुपए पार कर गया है डीजल। और जब डीजल की कीमतों में आग लगती थी ना, तो यही बीजेपी जब विपक्ष में थी तो कहती थी महंगाई बढ़ जाएगी, किसानों पर मार पड़ेगी। और किसानों पर मार पड़ती है। पौने 11 रुपए अगर डीजल के दाम बढ़ जाएंगे, इस टाइम खरीफ की बुआई चल रही है, डीजल से ही ट्रैक्टर चलते हैं, डीजल से ही ट्यूबवेल चलते हैं, डीजल से हमारे ट्रक भी चलते हैं। सिर्फ किसानों की बात नहीं है, जो ये सामानों की आवाजाही होती है ना, फल सब्जी, जो सब आप खरीदते हैं, अब सबके दाम बढ़ने वाले हैं, क्योंकि ट्रक वालों ने माल भाड़े के किराए बढ़ा दिए हैं। रेलवे भी बढ़ाएगी, रेलवे भी डीजल का इस्तेमाल करती है। तो तब कहा जाता था महंगाई दर बहुत आसमान छूने लगेगी। अब महंगाई की किसी को परवाह नहीं दिख रही है। सरकार की नाकामी बताया जाता था कि तेल की कीमतें क्यों बढ़ रही हैं। अब सरकार की नाकामी को लेकर कोई बात करने को तैयार नहीं है। और मैं अपने गिरेबान में भी झांकूंगा। अखबारों में भी 20 दिनों में 1 या 2 दिन पहले पन्ने पर यह खबर छपी। न्यूज चैनल जिसका मैं हिस्सा हूं, हेडलाइन नहीं बनती हैं। यह न्यू नॉर्मल हो गया है कि भाई पेट्रोल के दाम, डीजल के दाम तो बढ़ सकते हैं। ऐसा क्या है, संकट काल है, देखिए सरकार का खजाना खाली हो रहा है, हमारी जेब पर हाथ मार रही है, तो मारने दीजिए। यह हम न्यू नॉर्मल मानकर चल रहे हैं। इन तमाम मुद्दों पर आज मैं सवाल करने वाला हूं। खास किसानों की समस्याएं उठाऊंगा। आम आदमी को क्या दिक्कतें आ रही हैं। डीजल की गाड़ियों की प्रोडक्शन तो बंद हो गई है। अब जिसने डीजल की गाड़ियां खरीदी हुई हैं वो कहां जाएगा, यह कंफ्यूजन क्यों है, और आम आदमी कैसे पिस रहा है। पहले उसकी एक वानगी दिखा देता हूं। आज राजनीतिक बयान नहीं दिखा रहा हूं, पुराने दिखाऊंगा आगे, अभी के नहीं दिखा रहा हूं। आम आदमी किस कदर परेशान है वो भी देखिए। डायरेक्ट नहीं, इनडायरेक्ट वे में सब जुड़ा हुआ चीजें हैं। बढ़ता 1 रुपया लेकिन खर्चा हो जाता 50 रुपया। आदमी पे तो फर्क आ ही रहा है। आदमी पैदल चलने लगेगा कुछ टाइम बाद, और क्या होगा। मेट्रो भी बंद है, कन्वेंस चल नहीं रहे हैं। आदमी सोचता खुद की गाड़ी चले, कैसे चलेगा।
धीरे धीरे एक दिन 100 रुपये में लीटर पेट्रोल आने लगेगा। गवर्नमेंट की पता नहीं क्या पॉलिसी है, एक बार बढ़ा देना चाहिए, या तो वैसे बेरोजगार हो रहे हैं लोग, पैसा नहीं है मार्केट में, वैसे लॉकडाउन चल रहा है और बहुत परेशानी है सर, बहुत परेशानी है। हर रोज बढ़ा रहे हैं, ये गलत है। बढ़ाना तो एक बार बढ़ाओ जिससे कि पब्लिक को भी तसल्ली हो जाए। बहुत दिक्कत वाली बात है, मतलब पूरा देश जो है इस परेशानियों से जो जूझ रहा है इस टाइम, तो उस चीज़ में ये सब बढ़ाना गलत बात है। मीन्स की ये है कि एक बार अगर बढ़ा दिया जाए तो बेटर है, बट रोज़ रोज़ थोड़ा थोड़ा करके दिक्कत वाला काम है। पहली बात तो सरकार को अब देखना चाहिए, सरकार को ये चीज़ सोचनी चाहिए लॉकडाउन के बीच में महंगाई मत करे। अब बताओ लॉकडाउन में इस जगह काम धंधे नहीं हैं, लोग को परेशान हो रहे हैं। तो इस तरह से लोग परेशान हो रहे हैं, आप जानते हैं, आप भी परेशान हैं, लेकिन सरकार जो है वो खामोश है। ऐसे में आज का सबसे बड़ा सवाल, 80 रुपए के डीजल से डबल होगी किसान की कमाई। सरकार कह रही है ना 2022 तक डबल कर देंगी कमाई। और पेट्रोल से महंगी डीजल से आएगी आत्मनिर्भरता। मतलब आत्मनिर्भर बनाने के लिए अब डीजल की कीमतों में आग लगी हुई है क्या? इनका विकास हो रहा है क्या? चर्चा में मेरे साथ बीजेपी के राष्ट्रीय प्रवक्ता, अर्थव्यवस्था को भली भांति जानते हैं, गोपाल कृष्ण अग्रवाल, कांग्रेस की राष्ट्रीय प्रवक्ता, उनकी युवा चेहरा अलका लांबा मेरे साथ हैं, आम आदमी पार्टी के विधायक, उनके युवा चेहरा, उनके प्रवक्ता सौरभ भारद्वाज मेरे साथ हैं। मैं वैट का खेल भी यहां पर चर्चा करने वाला हूं, इसलिए आज सौरभ को न्योता दिया है। मेरे साथ जाने माने अर्थशास्त्री विजय सरदाना हैं, वरिष्ठ पत्रकार सिद्धार्थ सिंह मेरे साथ जुड़ गए हैं और किसान नेता मास्टर शिवराज सिंह भी मेरे साथ जुड़ चुके हैं। यहां बता दूं मैं आपको, भारतीय किसान यूनियन ने 30 जून को, नहीं मैं भारतीय किसान यूनियन की बात कर रहा हूं, 30 जून को देशव्यापी आंदोलन चलाने की बात कर दी है कि ये डीजल की कीमतों में तेजी किसान सहन नहीं कर पाएगा। तो गोपाल कृष्ण अग्रवाल, किसानों की मैं बात करूंगा, पर आप विपक्ष में, याद है ना आपको आपका जमाना जब आप विपक्ष में थे, 3 साल में 17-18 बार तेल की कीमतें बढ़ी। आपने सरकार को ऐसा घेरा था, ऐसा घेरा था, नाकामी इतनी जबरदस्त बताई थी सरकार की। वो तो 3 साल लगे थे 17-18 बार कीमतें बढ़ने में, आपने तो कमाल ही कर दिया। 20 दिन में 20 बार डीजल की कीमतें बढ़ा दी, 20 दिन में 19 बार पेट्रोल की कीमतें बढ़ा दी। संदीप जी, आपने मुझे बोला था कि सरकार की तरफ से कोई बोल नहीं रहा। हाँ, मैं सरकार, वर्तमान सरकार के तरफ से ही मैं भारतीय जनता पार्टी ना मैं यहां पर यह फर्क कर दूं, और आप भी जानते हैं आप सरकार नहीं है, आपकी पार्टी की सरकार है, आप पार्टी के प्रवक्ता हैं, सरकार के प्रवक्ता नहीं है। नहीं, तो आप पेट्रोलियम मिनिस्टर से पूछना चाहते हैं तो उनसे पूछे, लेकिन सरकार की बात जो हमारी सरकार है, मैं तो अपनी सरकार ही मानता हूं, तो सरकार पूरे देश की है, आपकी पार्टी की है वो अलग बात है, आप सरकार के प्रवक्ता नहीं है। मैं बिल्कुल क्लियर हूं, आप भी जानते हैं। संदीप जी, फिर तो कांग्रेस के प्रवक्ता भी सरकार की बात करेंगे क्या? वो कर रहे हैं क्या सारे विषय में? क्या लॉजिक? वो तो राहुल गांधी जी की बात कर रहे हैं, तो हम सरकार की बात कर रहे हैं। आप सरकार आपकी भी है, मैं डिनाई नहीं कर रहा, आपकी भी है, मेरी भी है, लेकिन मैं मानना तो खुद को पड़ता है ना। तो चुप क्यों हो? सरकार मानता हूं। बताइए ये आग क्यों लगी हुई है? हाँ, अब मैं बता, दूसरी बात, हाँ। दूसरी बात यह है कि यह जो पेट्रोल प्राइस अभी आप बढ़ रहे हैं, यह जो ऑयल मैन्युफैक्चरिंग कंपनीज है वो बढ़ा रही है। हमने पहले अप्रैल, सुन लीजिए पूरी बात, पूरी सुनूंगा, पूरी सुनूंगा, कोई दिक्कत नहीं। जो मैं ये मान रहा हूं कि एक्साइज और वैट का भी इसमें रोल था पहले, लेकिन अभी जो बढ़ रहे हैं वह ऑयल मैन्युफैक्चरिंग कंपनीज बढ़ रही हैं। और यह 2002 में ये पॉलिसी आई थी कि ऑयल मैन्युफैक्चरिंग कंपनी ग्लोबल प्राइस के अनुसार प्राइसेस को एडजस्ट करेंगी, और सरकार एक्साइज और वैट के द्वारा, टैक्सेशन के द्वारा अपना रेवेन्यू जनरेशन करते हैं, लेकिन जो ऑयल, जो पेट्रोल प्राइस, डीजल प्राइस है, वो ऑयल मैन्युफैक्चरिंग। तो मतलब गोपाल बाबू आप ये कह रहे हैं कि बाजार कीमतें तय कर रहा है, आप ये कह रहे हैं ना? पूरी सुन लीजिए। हाँ, पूरी सुनूंगा। कह रहे हैं तीसरी बात जो आप कह रहे हैं कि अभी 2-4 दिन में जो दाम गिरे हैं, तो 15 दिन का गैप है, डेली बेसिस पे नहीं होता। ऑयल मैन्युफैक्चरिंग कंपनी अगर कल बढ़ गए, अभी 15 दिन पहले जो बढ़े थे उसका इफेक्ट, जो अभी गिरे हैं 1-2 दिन में, इसका इफेक्ट 10-15 दिन बाद आएगा। ठीक है, तो ये 15 दिन का गैप। आपने अपनी बात कह दी ना, तो मतलब मोटी बात आप ये कह रहे हैं गोपाल बाबू, दूसरी बात, एक मिनट,
हाँ सर, बोलिए देखिए, बोलिए बोलिए एक- बोलिए, पूरा मौका है। अब 30 सेकंड और दे दीजिए। हाँ, हाँ। फिर मैं सबकी बातें सुनता रहूंगा। सरकार ने पिछले 6 साल में बहुत सारे टैक्सेस डायरेक्ट इनडायरेक्ट जीएसटी के तहत कम किए हैं और कलेक्शन भी कम हुआ है। कोरोना के कारण इकोनॉमिक एक्टिविटी रिड्यूस हुई है और चीजों में सरकार टैक्स बढ़ाना नहीं चाहती। खाद्यान्न वगैरह के पदार्थों में 5% हम जीएसटी लेते हैं और वहां पे इसलिए, और प्रदेश सरकारों को भी पैसा चाहिए। केंद्र सरकार अपना कलेक्शन का 42% डायरेक्ट प्रदेश सरकारों को दे देती है और वह हम एस्टिमेट बेसिस पे दे रहे हैं, ठीक है। कलेक्शन बेसिस पे नहीं दे रहे। ठीक तो है। इतना सब करके सरकार, हम तो कह रहे हैं कि सरकार के टैक्स का भी कंपोनेंट है, हम डिनाई नहीं कर रहे। सच बात को आप पर आप मोटी बात ये कह रहे हैं गोपाल बाबू कि ये मार्केट बाजार तय कर रहा है कीमतें आज की केवल तारीख में। बाजार नहीं है, केवल बाजार नहीं है, सरकार के टैक्सेशन का भी इसमें हिस्सा है। कितना सरकार हिस्सा है? उसमें टैक्स कलेक्ट, कितना हिस्सा है? सरकार का लगभग 55-60% का करीब, लेकिन स्टेट और सेंटर दोनों का है। अपनी बात को तो स्टेट देखिए, का मुझे भी- आपकी साफ गोई बहुत अच्छी लगती है। कोई नहीं, और नहीं, तो प्रवक्ता स्टेट होता का वो भी है। कहता बाजार तय कर रहा है, आपने मान नहीं। लिया। अब मैं थोड़ा 1 मिनट गोपाल बाबू नहीं, तो दर्शकों को स्टेट बता का दूं। भी है ना, जो एक जो प्रदेश मिनट। सरकारें। अरे नहीं नहीं नहीं, आप जानते हैं ना, मैं फैक्ट्स जानता हूं, आप ये भी जानते हैं। अब मैं थोड़ा समझाता हूं कि थोड़ा हिस्सा सरकार का है, थोड़ा नहीं, ये कोरी गप है। और 50-55 या 60% नहीं, 70% तक आप ले रहे हैं एक्साइज के रूप में और राज्य ले रहे हैं वैट के रूप में। आज की तारीख में 80 रुपए अगर पेट्रोल डीजल की कीमत है तो लगभग 50 से 55 रुपए, क्योंकि वैट अलग अलग जगह अलग अलग है, वो टैक्सेस में लिया जा रहा है। तो आप अपना खजाना भर रहे हैं। और ये टैक्सेस कितने थे 2014 में जब आए? अब मैं असली बात पर आता हूं। 2014 में आए, एक्साइज कितनी थी गोपाल बाबू? 8 रुपए थी, 8 रुपए। 9 बार आपने, अब सुनिए, अब मेरी बात सुनिए, 9 बार एक्साइज ड्यूटी आपने बढ़ाई, वो हो गई 22 रुपए 98 पैसे। 2.25 महीने पहले आपने एक मुश्त एक्साइज बढ़ाई 10 रुपए पेट्रोल पर, 13 रुपए डीजल पर, वो हो गई 32 रुपए 98 पैसे। 25 रुपए का एक्साइज आपने सीधा बढ़ा दिया और आपने उफ तक नहीं की। और आप 2014 से पहले कहते थे हम आएंगे, हम नसीब वाले हैं। आपके बहुत से समर्थक कहते थे 35 रुपए पर ले आएंगे, तो वो क्यों नहीं लेकर आए? ये सवाल नहीं पूछा जाएगा? मैं यहां पर आंकड़े आपको बताऊं, 2013-14 में $105 पर बैरल कीमत थी कच्चे तेल की। पेट्रोल का दाम था 71 रुपए। 2019-20 में $60 पर बैरल कीमत थी कच्चे तेल की, दाम था 74 रुपए। कच्चे तेल की कीमतें घट रही हैं, आप दाम बढ़ा रहे हैं। आज दाम है $40 पर बैरल और आपने 80 रुपए कर दिया। ये उल्टी गंगा क्यों बहा रहे हैं? इसलिए बहा रहे हैं कि अर्थव्यवस्था को जो समझते हैं वह टैक्स जो कलेक्ट करते हैं उस जगह से करना चाहिए जहां पे स्कोप है। हाँ। सरकार की जन कल्याणकारी योजनाओं के लिए पैसा चाहिए। आप फिस्कल डेफिसिट में चाहते हैं, किसानों के लिए 1.5 लाख करोड़ हम दे रहे हैं, जो रेडी पटरी वाले लोग हैं उनके लिए 3,10,000 करोड़ दे रहे हैं। तो इन सब जन कल्याणकारी योजनाओं में जहां से बेटर पैसा ट्रांसफर आप कर सकते हैं, सीधा ट्रांसफर प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि के अंदर 6,000 रुपया हर साल किसानों को हम ट्रांसफर कर रहे हैं। तो जहां से बेटर उनके लिए फायदेमंद पैसा ट्रांसफर, एक मिनट नहीं नहीं ईश्वराज जी, नहीं नहीं, अभी नहीं बोलना है। अभी मैं सिर्फ गोपाल बाबू से बात कर रहा हूं। तो अब अर्थव्यवस्था की आप मुझे जानकारी दे रहे हैं और अर्थव्यवस्था में क्या दिक्कतें होती हैं। क्या अर्थव्यवस्था की आपको जानकारी या उसकी समझ 2013-2012 में नहीं थी? मैं बता देता एक मिनट गोपाल बाबू, मैं थोड़े बयान तो सुनवा दूं। 2012-13 में आप कैसे घेरते थे? तब क्या अर्थव्यवस्था की समझ नहीं थी? तब पूरी जानकारी नहीं थी? तत्कालीन गुजरात के मुख्यमंत्री, आज के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी क्या कहते थे? आज के केंद्रीय मंत्री प्रकाश जावड़ेकर क्या कहते थे? आपके सहयोगी शाहनवाज हुसैन कैसे सरकार को घेरते थे? सुनिए, उन्हीं के बयान है, मेरे नहीं। सुनिए, दरों में वृद्धि की है सरकार ने, उसका कोई आधार नहीं है। उसी दिन अंतर्राष्ट्रीय बाजार में कीमतें कम हुई है। हम चैलेंज करते सरकार को कि पूरी तरह से रिफाइंड पेट्रोल दिल्ली में 34 रुपए से मिल सकता है, मुंबई में 36 रुपए से मिल सकता है, तो उसके दुगुने दाम क्यों है? साल का रिपोर्ट कार्ड के कुछ ही घंटों में उन्होंने देश में जिस प्रकार से पेट्रोल के दाम बढ़ा दिए,
ये दिल्ली सरकार की शासन चलाने की नाकामयाबी का जीता जागता सबूत है। देश की जनता के अंदर भारी आक्रोश है और इसके कारण और भी चीजों पर बहुत बड़ा बोझ होने वाला है। सरकार पर भी बहुत बड़ा बोझ होने वाला है। मैं आशा करूंगा कि प्रधानमंत्री जी देश की स्थिति को गंभीरता से लें और पेट्रोल के दाम बढ़ाए हैं उसको वापस करें। प्रधानमंत्री के गलत नीतियों के कारण आज आम आदमी पर फिर से महंगाई का एक चपेटा उन्होंने मारा है। सरकार बार बार पेट्रोल डीजल के दाम बढ़ाती है, हर बार की कंपनियों को घाटा हो रहा है। जब अंतर्राष्ट्रीय बाजार में तेल के भाव गिरते हैं तब सरकार यहाँ पर कोई कदम नहीं उठाती, और जब अंतर्राष्ट्रीय बाजार में पेट्रोल के दाम बढ़ जाते हैं तो उसका बहाना ले लेती। गोपाल कृष्ण अग्रवाल क्या बोलेंगे? सब कुछ बदल गया। देखिए मैं बता दूं। हाँ बताइए। नहीं देखिए मैं बता दूं, उस वक्त क्या हो रहा था जब अंतर्राष्ट्रीय कीमतें बढ़ रही थी तो नहीं बढ़ रही कांग्रेस थी। सरकार क्या कर रही थी, मैं बता रहा हूँ क्यों हम का क्रिटिसाइज करते थे। अरुण जी के साथ भी बातचीत होती थी कि ये लोग ऑयल बॉन्ड इशू कर रहे थे और ये अर्थव्यवस्था को पूरी तरह भट्टा बैठा दिया। कंपनियों को पेपर कागज दे रहे थे और सब्सिडी कर रहे थे और उसको बजट में प्रोविजन भी नहीं कर रहे थे। आज भी पिछले साल 70,000 करोड़ उस समय यूपीए सरकार का जो हर साल पे करना है, 2025 तक उन कंपनियों को इन्होंने जो ऑयल बाउंड लायबिलिटी खड़ी कर दी सरकार की और वो बजट में प्रावधान तो नहीं मतलब किया। कंपनियों अब पर आप लायबिलिटी नहीं खड़ी कर रहे, मेरी जेब में डाका मार रहे, यही अरे कर रहे अभी हैं ना? तक सरल भाषा में नहीं, बात कहूं तो ये कौन सी बात हुई? समझदार है संदीप मतलब जी, आप बलि का समझते बकरा हो? हम है। नहीं तो खाली बैंक- मतलब आप बैंक मुझे में नहीं पैसा नहीं है। मैं एक आम आदमी बैंक की में आवाज पैसा उठा नहीं रहा है और हूं। चेक issue कर यहां पर रहे हैं। टैक्स हम पे करें, बढ़ी हुई कीमतें हम promissory दें, bond issue कर रहे कोरोना थे। टेस्ट करने के UPI लिए लाइनों में हम खड़े हों, सब कुछ आम आदमी को ही करना है। सरकारें किस लिए होती नहीं हैं? नहीं आम आदमी के लिए भी नौकरियां हमारी जाएं। पैकेज दिया है। अरे आज 1.25 करोड़ लोगों को आज नौकरी देने का प्रधानमंत्री ने रोज गरीब कल्याण रोजगार योजना हाँ, अभियान वो शुरू किया रोजगार कि है। नहीं? 125 दिन साल में दिहाड़ी को आप रोजगार कहते हैं। केवल वो नहीं है, मनरेगा के अलावा नहीं, भी रोजगार उसमें योजना में क्या है? 125 दिन की दिहाड़ी है ना, या मैंने गलत खबर पढ़ी? 202 दिन की है, 202 दिन की है। 202 रुपए मिलेंगे, 125 दिन है। अलका लांबा, अब मैं जो आप बहुत देर से आतुर हो रही थी, 1 मिनट अलका लांबा, स्क्रीन पर आप व्याकुल थी सवाल पूछने के लिए और आप मुस्कुरा भी रही थी, पर दरअसल इस खेल में ना अलका लांबा सब मिले हुए हैं, आप सब लोग मिले हुए हो। ये सिर्फ केंद्र सरकार की बात नहीं है, ये राज्य सरकार, दिल्ली में अभी सौरभ से भी पूछने वाला हूं दिल्ली की बात, पर पहले आपसे पूछूंगा, ये एक्साइज ड्यूटी सरकार ने बढ़ा दी है तो केंद्र ने बढ़ाई और उसे डिनाई नहीं किया, कॉन्टेस्ट नहीं किया गोपाल कृष्ण अग्रवाल ने। अब मैं पंजाब की बात करूं, पंजाब में 35.12% वैट है पेट्रोल पर, 16.74 है डीजल पर। राजस्थान में 30.8% वैट है पेट्रोल पर, 24.09% है वैट डीजल पर। आप वैट क्यों नहीं घटा देते? ये तो वही बात हो गई ना 2013 का, आपको ध्यान होगा कि मनोहर पर्रिकर कहते थे मैंने गोवा में 0 वैट कर दिया। अरे आप ही राहत दे दो, आप अगर जो आवाज उठाती हैं तो। कारों की बात करेंगे तो मैं आपको फिर यकीन दिलाती हूँ, जितनी राहत बन पा रही है वो राहत सरकारें दे रही है, कोरोना के महामारी में भी दे रही है। सारा बोझ राज्यों पर छोड़ दिया केंद्र सरकार ने, आप भी जानते हैं। लॉकडाउन 1 से लॉकडाउन 5 के बाद हथियार डाल दिया और सब राज्यों पर छोड़ दिया है। हम इसीलिए मांग उठाते हैं, जीएसटी के तहत पेट्रोल डीजल तेल को लाए जाना चाहिए, ताकि जो केंद्र सरकार कभी एक्साइज के नाम पर मार मारती है, कभी राज्य सरकारें वैट और कभी तेल की कंपनियां दाम बढ़ाती है। हमारी तो मांग है लगातार जीएसटी के तहत सारी तेल को जो है वो आप नजीर पेश क्यों नहीं करती अलका लांबा? महाराष्ट्र में आपको पता है ना, तेल की कीमतें दिल्ली में 80 रुपए है, वहां 86 रुपए होती है, 6-7 रुपए का फर्क होता है। क्यों? क्योंकि महाराष्ट्र में जो वैट है, महाराष्ट्र में भी खास मुंबई, ठाणे, नवी मुंबई की बात कर रहा हूं, 39.12%, लगभग 40% वैट लगा रहे हैं आप पेट्रोल पर। कमाई करने में आप भी पीछे नहीं है।
नहीं, ये कमाई नहीं है। आप कोरोना महामारी में केंद्र सरकार किन किन राज्यों को, वो भाजपा शासित राज्यों को पूरी आर्थिक मदद कर रही है, लेकिन जो गैर भाजपा राज्य हैं उन्हें किसी तरह की कोई आर्थिक मदद केंद्र नहीं कर रहा है। एक्साइज ड्यूटी बढ़ाकर केंद्र सरकार पूरे देश पे मार रहा है। मतलब आप लोगों की राजनीति में डाका हमारी जेब पर पड़ेगा ना अलका लांबा। मैं आसान भाषा में बात कर रहा हूं। नहीं, भाई आपकी लड़ाई होती रहेगी, राज्य कहेंगे केंद्र में पैसा नहीं दे रहा, तो हम मिले हैं ना, हमें हलाल करते रहो। नहीं, मैं बिल्कुल नहीं कहूंगी। मैं तो कह रही हूँ कि देश की जनता को दूध देने वाली गाय समझ के जब चीज आता है उसे जो है इस्तेमाल कर लिया जाता है। तेल कंपनियों पर किसी तरीके का दबाव नहीं। अंतरराष्ट्रीय बाजार में कीमतें आज जो है वो कांग्रेस के समय पर 160 थी, आपने बताया $160 प्रति बैरल, आज कितनी है? 42-43 रुपए। क्यों केंद्र सरकार एक्साइज ड्यूटी कम करके राज्य सरकारों को मदद कर रही, ताकि वो भी अगर वैट बढ़ाने को मजबूर भी होते हैं तो इतना उन्हें नुकसान ना हो जितना आपकी एक्साइज ड्यूटी। आप ही ने तो बताया है 2014 में नोर जो है वो प्रति लीटर एक्साइज दिया जाता था, आज 32 रुपए है पेट्रोल के ऊपर, डीजल के ऊपर ₹3.40। अगर केंद्र की मनमोहन सरकार 2014 में एक्साइज लेती थी, आज 32 रुपए है। दिल्ली की केजरीवाल सरकार शीला दीक्षित जी के टाइम पर 16 रुपए प्रति जो है वो हम लोग लीटर वैट लगाते थे, आज कितने? 3 दुगना कर दिया गया है। केंद्र सरकार ने 18 लाख करोड़ कमाया। देखिए वही तो मैं कह रहा हूं। 9 बार एक्साइज बढ़ाकर। एक मिनट, अब सौरभ भारद्वाज स्क्रीन पर। सौरभ भारद्वाज, देखिए खेल क्या है, हम है ना बलि का बकरा। टैक्स हम भरेंगे, नौकरियों पर तलवार हमारे लटकेगी, सड़कों पर पैदल हमारे जैसे लोग चलेंगे घर जाने के लिए, बसों की और ट्रेनों की व्यवस्था नहीं हो पाएगी, उस पर राजनीति हो गई। दिल्ली में होम क्वारंटीन होना है, सरकारी अस्पताल में भर्ती होना है, प्राइवेट में होना है, कितने में टेस्ट होना है, आम आदमी झेलने के लिए है ना। आप सत्ता की मलाई काटते रहो, दिक्कत में आओगे। अभी तक तो आप कहते थे, ताल ठोकते थे अरविंद केजरीवाल कि जी हम तो 30,000 करोड़ का रेवेन्यू था, अब हमने 60,000 करोड़ कर दिया। वो 3 महीने में ही सारा काफुर हो गया क्या सौरभ भारद्वाज? कि आज आप डीजल की में वैट 16.5% से 30% बढ़ा देते हैं। गलत तो नहीं कह रहा मैं? आप ठीक कह रहे हैं। मैं अपनी बात कहूं जी। संदीप जी, आपने इसका पूरा का पूरा जो डीजल और पेट्रोल की बात कही, मैं आपकी बात से लगभग सहमत हूं और मैं आप ही की बात को आगे बढ़ाते हुए अपना जवाब भी दूंगा। आज देखिए, पेट्रोल और डीजल का खेल देखा जाए तो बिल्कुल सीधा खेल है। इसके अंदर कोई ज्यादा कॉम्प्लिकेशंस नहीं है। तेल हम बनाते नहीं है, सारा का सारा क्रूड ऑयल, कच्चा तेल बाहर से आता है। वो एक रेट है, वर्ल्ड का रेट है, वर्ल्ड के बाजार का रेट है, उसके हिसाब से हमारे यहाँ का रेट तय होता है। क्योंकि सरकार ने पहले पेट्रोल को और 2014 अक्टूबर के अंदर डीजल को डीरेगुलेट कर दिया। डीरेगुलेट का मतलब था कि कच्चे तेल की जो कीमतें होंगी उससे डायरेक्टली अब हिंदुस्तान की तेल की कीमतें तय होंगी। मगर ये करारा और जोरदार झूठ है। बिल्कुल है। इसका मतलब सिर्फ इतना है, डीरेगुलेशन का मतलब इतना है कि अगर कच्चा तेल बढ़ेगा तो आपकी जेब से देना पड़ेगा क्योंकि महंगा हो गया। मगर अगर कच्चा तेल सस्ता होगा, जो कि सरकार को नहीं लगता था होगा, मगर हो गया, तो भी आपको ज्यादा पैसा देना पड़ेगा। उसका सारा फायदा सरकारों को। शुक्रिया, आपने बिल्कुल खेल अपने भाषा में, सरल भाषा में समझाया सौरभ। अब मुझे यह भी समझा दीजिए कि जो वैट है डीजल पर वो 16.5% था, 30% क्यों किया? तभी तो डीजल की कीमत दिल्ली में पेट्रोल से ऊपर हो गई। संदीप जी, मैं पूरी बात अपनी रखूंगा और आपकी सवाल का जवाब पूरा दूंगा। और जो कच्चे तेल की कीमत है उसको समझने का सबसे आसान तरीका ये है, $40 प्रति बैरल तो एक तरीका है, मगर उससे आसान तरीका यह है कि आज 2020 में जो कच्चे तेल की कीमत है वो कीमत है जो आज से 16 साल पहले 2004 में थी, $40 प्रति बैरल या उससे कम। उस वक्त हिंदुस्तान के अंदर पेट्रोल, दिल्ली के अंदर पेट्रोल 35 रुपए से 33 रुपए प्रति लीटर था। तो उस क्रूड ऑयल, उस कच्चे तेल की कीमत में आज भी 35 से 37 रुपए लीटर पेट्रोल होना चाहिए अगर सिर्फ क्रूड को देखा जाए। तो क्यों नहीं है दिल्ली में, ये बताइए ना मुझे। मैं बताता हूँ, मैं पूरी बात बता रहा हूँ। और आप एक परसेंटेज के बारे में बता रहे थे, तो मैं आपको बताना चाह रहा हूँ, जो एग्जैक्ट बेस प्राइस है पेट्रोल का
और डीजल का आज की तारीख में जवाब नहीं है, राजनीतिक जवाब नहीं है, इसलिए पूरा अर्थशास्त्र समझा रहे हैं। मुझे पूरा अर्थशास्त्र आता है। मुझे ये बताइए, आप तो कहते थे 30,000 करोड़ से 60,000 करोड़ का रेवेन्यू कर दिया, सब पैसे खत्म हो गए, तेल पर ही आ गए। पहले शराब बेची, अब तेल पे कीमतें बढ़ा रहे हैं। मैं सीधा सवाल पूछ रहा हूं ना सौरभ। 60,000 करोड़ रुपए एक साल का इस तरह से जमा होता है कि हर महीने 4,000 करोड़ रुपया सरकार के पास आता है, टैक्सों के माध्यम से, जीएसटी के माध्यम से, एक्साइज के माध्यम से। मगर ये जो 3 महीने का लॉकडाउन हुआ, उसमें 4,0000 करोड़ के मुकाबले मात्र 10% सरकार के तो मतलब इसीलिए आप तेल के साथ खेल कर रहे हैं। ठीक है, ठीक है। अब मैं देखिए, 1 मिनट, अब मैं कुछ और महान हस्तियां हैं देश की जो सब चुप हैं। मैं अपने ऊपर भी सवाल उठा रहा हूं, मीडिया भी चुप है। तेल की कीमतें पौने 11 रुपए डीजल बढ़ गया, 9 रुपए पेट्रोल बढ़ गया, किसी को फर्क ही नहीं पड़ रहा। महंगाई की भी बात नहीं हो रही है, जो बढ़ेगी अभी। बाकी तो नॉर्मल महंगाई नहीं बढ़ेगी, फूड इन्फ्लेशन बढ़ने वाली है। नॉर्मल इन्फ्लेशन इसलिए नहीं बढ़ेगी, अभी आप बाजार में जाकर कुछ खरीद ही नहीं रहे, तो महंगाई कैसे बढ़ेगी। लेकिन कुछ लोग हैं, मैं उनके ट्वीट आपको दिखाता हूं, जो इस वक्त बिल्कुल खामोश है। क्यों खामोश हैं ये मैं जानना चाहता हूं। अमिताभ बच्चन, इन्होंने 24 मई 2012 को ट्वीट किया था, T753 पेट्रोल के दाम 7.5 रुपए बढ़े, पंप कर्मी कितने का डालूं, मुंबई कर 2-4 रुपए का कार के ऊपर छिड़क दे भाई, जलाना है। 7.5 रुपए बढ़ने पर बहुत परेशान हो गए थे महानायक, आज 11 रुपए पर चुप्पी साधे बैठे हैं। अनुपम खेर, 14 अक्टूबर 2012, 1 मई की, अब मैं ये अक्टूबर की बात कर रहा हूं, अपने ड्राइवर से पूछा लेट क्यों हो गए, सर मैं साइकिल से आया हूं, मोटरसाइकिल को क्या हुआ। जवाब मिला उसे घर में शो पीस के तौर पर रख दिया है। अनुपम खेर खामोश हैं। अब साइकिलिंग जो लोग कर रहे हैं वो शायद कोरोना से लड़ने के लिए अपने आप को फिट कर रहे हैं। अक्षय कुमार, 27 फरवरी 2012, दोस्तों वक्त आ गया है जब आप अपनी साइकिल साफ करें और सड़क पर निकलें। सूत्रों के अनुसार पेट्रोल डीजल के दामों में फिर इजाफा तय। और अब अक्षय कुमार ने ये सारे ट्वीट डिलीट कर दिए। विजय सरदाना, समझ में आता है ये? पेट्रोल दामों में जो आग लगी हुई है, पूरे देश में चुप्पी है, सन्नाटा है कि बढ़ गए तो बढ़ गए, और यही सबसे बड़ा राजनीतिक मुद्दा होता था। आज शांति है। बिल्कुल सही कहा आपने। देखिए, जितने आंकड़े आपको हमारे राजनीतिक जो रिप्रेजेंटेटिव हैं उन्होंने कहे, मैं आपके सामने कुछ आंकड़े रख देता हूं। आज जो अंतर्राष्ट्रीय बाजार में तेल है और जो आज हमारा फॉरेन एक्सचेंज जिसको हम कहते हैं करेंसी वैल्यू है, अगर मैं दोनों का कैलकुलेशन करूं तो आज जो आपको तेल मिल रहा है इस देश में, उसकी कीमत है 20 रुपए लीटर आज की तारीख। बिल्कुल। आप 20 रुपए लीटर का तेल आप 80 रुपए में बेच रहे हैं। अब आप कहेंगे कि साहब इसमें ऑयल रिफाइनिंग कंपनीज कर रही हैं। ऑयल रिफाइनिंग कंपनीज का और मार्जिन भी अगर आप जोड़ देते हैं डीलर्स का, तो 5 रुपए आप और जोड़ दीजिए, 25 रुपए। बाकी पैसा कहां गया? अब ये कहना, मैंने कैलकुलेशन किया, मैं आपके सामने रख देता हूं ताकि हमारे जो राजनीतिक प्रवक्ता है उनको शायद आदत नहीं है कैलकुलेशन करने की। देखिए, जो आपका फ्यूल प्राइस है आफ्टर रिफाइनिंग, जिसको हम कहते हैं तैयार होने के बाद, जो आपका 20 रुपए का तेल है, वो आज आपको पेट्रोल जो पड़ रहा है वो 24 रुपए 62 पैसे का पड़ रहा है, और जो डीजल है वो 26 रुपए का पड़ रहा है। उस पे 24 रुपए के पेट्रोल के ऊपर टैक्स है 32 रुपए, एक्साइज है 32 रुपए 98 पैसे, मतलब 33 रुपए। हाँ, एक्साइज है। और जो डीजल है उस पे टैक्स है 26 रुपए के डीजल, सॉरी, हाँ, सेंट्रल टैक्सेस की मैं बात कर रहा हूं। हाँ, बिल्कुल, सेंट्रल टैक्सेस, सिर्फ सेंट्रल टैक्सेस की बात। एग्जैक्टली 24 रुपए, ये जो मैं रिफाइंड रेट बता रहा हूं 24.5 रुपए और 26 रुपए, सर सेंट्रल टैक्सेस है 24.5 रुपए के ऊपर 33 रुपए पर लीटर सेंट्रल का। बिल्कुल। और जो वैट है दिल्ली में स्टेट का, वो है करीब 18.5 रुपए।
वही मतलब मैंने 20 फिगर बताई रुपए थी, की 50 चीज से पे 55 के आपका बीच ये में है। रुपए डीजल टैक्स के में जा ऊपर रहे जो हैं। डीजल आपका 26 रुपए बैठता है, उस पे आपके ऊपर है 32 रुपए। 32 रुपए आपका सेंट्रल टैक्सेस है और करीब 18.5 रुपए आपका स्टेट टैक्स है। तो अब कुल मिला के बात यह है कि साहब अंतरराष्ट्रीय बाजार में आपका जो तेल आप खरीद रहे हो वो 20 रुपए खरीद रहे हो। अब ये मत बताइए कि साहब अंतरराष्ट्रीय बाजार में ऐसा हो रहा है वैसा हो रहा है। जो हो रहा है इस देश में हो रहा है, बाहर कहीं कुछ नहीं हो रहा है। अब इस देश को चाहे राज्य सरकारें चलाएं या केंद्र सरकारें चलाएं, जवाबदेही आपकी बनती है कि आज तक आप लोगों ने इस देश में अगर इकोनॉमिक एक्टिविटीज को ढंग से चलाया होता, दिल्ली की सरकार और बाकी राज्य सरकारों ने ढंग से इकोनॉमिक पॉलिसी बनाई होती, तो आपका ये कहना जो लॉकडाउन है, लॉकडाउन जिस पे इफेक्ट हो रहा है, अगर मैं कंज्यूमर की बात करूं, कंज्यूमर को जो जिसको हम कहते हैं जो दुकानें बंद हैं, हॉल्स बंद हैं, बाकी चीजें बंद हैं, वो मात्र 20% हैं। 80% में से भी 50% एसेंशियल सर्विसेज में है। जी। आप लोगों ने सिर्फ पॉपुलिस्ट राजनीति की थी, सिर्फ आप लोगों ने एक तरफ जनता को सब्सिडी दी थी ताकि वोट मिलते रहे, और आपने कभी भी सेंसिबल पॉलिसी डिसीजंस नहीं बनाए। और आम आदमी यहां पर मिला हुआ है। एक मिनट, मैं बात समझ गया। सिद्धार्थ सिंह, अब आपको ये बात समझ में आ रही है, ये चुप्पी ये आपको समझ में आ रही है? अब महंगाई कोई खतरा नहीं है क्या? डीजल की कीमतें इतनी बढ़ा देना, और मैं आज बहुत सारे ट्रांसपोर्टर्स से बात की मैंने दोपहर में, वो कह रहे हैं हम तो माल भाड़ा बढ़ाने वाले हैं। तो फल सब्जियां, बाकी महंगाई क्यों नहीं बढ़ रही है, यह भी दर्शकों को समझना होगा। क्या सरकार ये खेल खेल रही है? क्योंकि अभी डिमांड नहीं है तो महंगाई WPI CPI की हम बात करें उसमें ज्यादा इजाफा नहीं होगा, लेकिन फूड इन्फ्लेशन वो तो जबरदस्त बढ़ ही रही है। वो तो लगभग डबल डिजिट्स फिगर के पास है, 9.5% है, वो और बढ़ेगी। सरकार को इसकी चिंता नहीं है क्या? ये मुद्दे खत्म हो गए क्या? नहीं संदीप, खत्म नहीं हुए हैं। मुझे लगता है सरकार अभी कुछ ये जो स्पेस थी उसको यूटिलाइज कर रही थी। और देखिए संदीप, एक बड़ी इंपॉर्टेंट बात है, मैं थोड़ा सा मुझे समय दीजिएगा। ये खेल शुरू हुआ जो एक्साइज का, जब ये सरकार आई 2014 में, तो एकदम से कच्चे तेल की जो कीमतें हैं वो नीचे आईं। तो ठीक है, स्वाभाविक है, सरकार ने नवंबर 2014 से कुछ इस पे एक्साइज बढ़ाना शुरू किया। और सरकार की ये एक मंशा भी ये थी कि जब ज़रूरत पड़ेगी, अगर बहुत ऊपर जाएगा ये प्राइस, तो हम इसको घटा देंगे। लेकिन संदीप, हुआ क्या कि आपकी जो इकोनॉमिक पॉलिसीज़ थी उसके बाद एक के बाद एक आपने ऐसी पॉलिसीज़ इस देश में जो लागू की कि संदीप क्या है, इस देश में एकदम मंदी आ गई। हमारी जो विकास दर थी वो लगातार नीचे आई। संदीप, हम GST लेके आए, GST को भी हमने इतने कॉम्प्लिकेट कर दिया कि आज जो टैक्स के रेट्स हैं संदीप, उसमें वो जो कि 14% के आसपास रेवेन्यू न्यूट्रल रेट था, कि जिस रेट पे मतलब आप जो प्रेजेंट आपकी टैक्स की जो इनकम है स्टेट और सेंट्रल गवर्नमेंट मिला के, वो 14% का अगर एवरेज टैक्स होगा तो वो आपको उतना पैसा मिल जाएगा। लेकिन हुआ क्या संदीप, बार बार आप उसमें जो है रेट्स को चेंज करते गए, घटाते गए, और आज हालत यह है कि वो 10% के भी नीचे आ गया है जो एवरेज टैक्स रेट है संदीप। उसके बाद आया डिमोनेटाइजेशन, नोटबंदी, उसके भी एडवर्स इफेक्ट हुए। इनफॉर्मल इकोनॉमी, फॉर्मल इकोनॉमी दोनों में बहुत जो है धक्का लगा दोनों। तीसरा संदीप क्या होता है, कोई भी सरकार एक फॉल बैक ऑप्शन बना के चलती है, तो वो भी सरकार ने नहीं बनाया। वो उसके मैं उदाहरण के तौर पे आपको बताता हूँ कि रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया, जो आप उसके पास जो पैसे थे, उसके रिजर्व में जो पैसे थे, उसके पीछे भी सरकार की उस पर नजर चली गई, क्योंकि सरकार वॉज डेस्परेट, पैसे थे नहीं, रेवेन्यू था नहीं, तो सरकार ने वो पैसा भी ले लिया। आप हम सबको पता है 2.25 लाख करोड़। तो मतलब आप कह रहे हैं सरकार के खजाने में पैसा नहीं है, अब जहां पर पहले सरकार हमें रियायत दे सकती थी, अब देने लायक स्थिति में ही नहीं है। नहीं है संदीप, और 1 मिनट और दीजिए संदीप। देखिए, ऐसा नहीं था कि इस सरकार ने जब कच्चे तेल की कीमतें बढ़ी तो नहीं घटाया, ऐसा नहीं है। अगर आप 2 साल पीछे जाएंगे तो मुझे याद है अरुण जेटली जी तब थे, वित्त मंत्री थे, तो कुछ कीमतें घटाई भी गई थी, तो ऐसा नहीं था। लेकिन संदीप, आज सिचुएशन एकदम डेस्परेट है, सरकार के लिए डू और डाई सिचुएशन है। दूसरा, मैं एक और आपको सीधा जो अभी गोपाल जी बोल रहे थे कि ऑयल बॉन्ड वो सरकार इशू कर रही थी,
गोपाल जी, उस सरकार ने ही अपने कार्यकाल में ऑयल बॉन्ड इशू करना बंद कर दिया था, क्योंकि उसका बहुत क्रिटिसिज्म होता था कि वो फिजिकल डेफिसिट का पार्ट नहीं होता है। तो ये झूठ यहाँ पे मत बताइए। दूसरा एक और बात बता दूं, सिर्फ सिद्धार्थ स्क्रीन पर आप लोग कर रहे हैं ना, एक मिनट, नहीं जरूरी है संदीप ये इन्फॉर्मेशन, बिकॉज आज आप क्या कर रहे हैं, वो ऑयल बॉन्ड देते थे लेकिन उन्होंने अपने ही कार्यकाल में उसको बंद कर दिया था। आज आप फूड सब्सिडी कहां से देते हैं, आज जो ये प्रधानमंत्री आवास योजना कहां से देते हैं, ये बजट का पार्ट नहीं है, ये ऑफ बजट आइटम्स हैं, और ये तकरीबन 1% है फिजिकल डेफिसिट का, जो कि फिजिकल डेफिसिट का आज पार्ट नहीं है। ठीक तो गोपाल जी, कम से कम अभी हम मुद्दे पर रहते हैं, एक मिनट। अब मास्टर शौराज जी देखिए, अब मैं बिल्कुल बेसिक मुद्दों पर आता हूं। तेल की कीमतें बढ़ती हैं और खरीफ की बुआई चल रही है, बिल्कुल बुआई चल रही है, ट्रैक्टर हो, ट्यूबवेल हो, हर चीज में डीजल का इस्तेमाल होता है ना। और जो ये खेल समझा रहे हैं, मैं बिल्कुल सरल भाषा में दर्शकों आपको बता दूं, 1 रुपया एक्साइज ड्यूटी बढ़ती है, 13 से 14 हजार करोड़ रुपए जेब में आ जाते हैं सरकार की। तो 10 रुपए बढ़ा दिए, 13 रुपए डीजल पर एक्साइज बढ़ा दी तो 1.5 लाख करोड़ आ गए। अगर 32 रुपए एक्साइज बढ़ी है पिछले कुछ सालों में कुल मिलाकर, तो 3,20,000 करोड़ रुपए सीधे आ गए। मोटा मोटा खेल समझिए। सरकार अपने खजाने में, क्योंकि उनके पास बाकी पैसा है नहीं, तो हमें एक जरिया बनाया हुआ है। तो आत्मनिर्भरता में अब किसानों का हाल बताइए, किसान की लागत कितनी बढ़ जाएगी? 11 रुपए आपको ज्यादा डीजल के दाम देने पड़ेंगे प्रति लीटर। सबसे पहले तो मैं आपके चैनल को धन्यवाद देता हूं कि आपका चैनल समय समय पर किसान की पीड़ा समझता है और किसान के मुद्दे उठाता है। चैनल तो और बहुत सारे हैं हिंदुस्तान में, लेकिन किसान की जितनी आवाज आपका चैनल उठाता है उसके लिए धन्यवाद। दूसरी बात यह है कि आपको खूब जानकारी है कि किसान नोटबंदी जब हुई, सबसे बड़ी मार किसान पे पड़ी। और मैं आपको एक सबसे बड़ी बात बता देना चाहता हूं कि हाथी और शेर के लिए भाले का घाव भी कुछ नहीं है, और मुर्गी के लिए तकुआ का घाव बहुत बड़ा होता है। आज किसान की हालत इतनी पतली है क्योंकि जो किसान के बच्चे 100-200 से 50 रुपए महीने में जो शहर में रह करके गांव में भेजते थे, आज वो भी पलायन करके गांव में पहुंच गए, वो भी बेसहारा हो गया है। दूसरा यह है कि सरकारों पर, जैसे नोटबंदी में उस समय किसान मरा, आज कोरोना का सबसे बड़ा बहाना है। कोरोना में इन्होंने पूरे देश में धारा 144 लगा दी है। कोई भी संगठन धरना प्रदर्शन नहीं कर सकता, धरना प्रदर्शन पर इन्होंने बैन लगा दिया है। अगर हम धरना प्रदर्शन करेंगे तो कोरोना के, सोशल डिस्टेंस के, मास्क के, और ये नियम तोड़ दिया, वो नियम तोड़ दिया, सारे मुकदमे ये हमारे ऊपर झोंक देंगे। क्योंकि हमारा देश चाहता है कि आंदोलन करें। मुझे ये बताइए, 11 रुपए मास्टर, वही मैं बता रहा हूं, 11 रुपए प्रति लीटर डीजल बढ़ जाता है, तो आपकी जो लागत में कितना इजाफा होता है? वही चीज मैं कह रहा हूं। सबसे पहले मैं पीड़ा बता रहा हूं कि आज देश में, पूरे देश में कोई भी अधिकारी फोन उठाने को तैयार नहीं। कहा है जी मीटिंग में है, किसी से हम अपनी बात कह सकते नहीं, सरकार तक अपनी बात पहुंचा सकते नहीं, कोई हमारा ज्ञापन लेने को तैयार नहीं, कोई हमारी आवाज सुनने को तैयार नहीं। क्योंकि सबसे बड़ा डीजल, आज मैं पहली बार ये देख रहा हूं कि पेट्रोल से आगे डीजल निकल गया, और डीजल सबसे ज्यादा किसान इस्तेमाल करता है। बिना डीजल के किसान का काम ही नहीं हो सकता। बिजली आती नहीं, पंप चलाना पड़ेगा, ट्यूबवेल चलाना पड़ेगा, हर जगह आपको डीजल की जरूरत पड़ेगी, जोतने पड़ेंगे, सारा काम करना पड़ेगा। बिना डीजल के किसान, खाद और डीजल किसान के मुख्य अंग है, और डीजल पहली बार पेट्रोल से आगे गया हम जो देख रहे हैं। तो इससे सबसे ज्यादा, और आपकी तो आमदनी दुगनी होने की बात है 2022 तो दुगनी हो तो गई, 20 तो अब कोरोना में चली गई, 22 में दुगनी हो गया, 21 में ये कह देंगे भाई ये हो गया, वो हो गया, फलाना हो गया। और दूसरी बात, हमारे देश में जो अकल आती है वो विपक्ष में बैठने के बाद आती है। जो पार्टी सत्ता में चली जाती है उसकी मति भंग हो जाती है, वो जो है अपना आंख मीच करके। बहुत अहम बात कह रहे हैं गोपाल बाबू, रिस्पॉन्ड करना चाहेंगे? ये बिल्कुल गांव देहात की जमीन से आवाज उठी है कि विपक्ष में तो सारी अकल आ जाती है और मति मर जाती है, बुद्धि भ्रष्ट हो जाती है सरकार में आती ही। नहीं देखिए, मैंने जो अभी एक ऑयल बॉन्ड की बात कही थी, उन्होंने ऑयल किसानों की बात करते हैं ना, किसानों में दिक्कत आएगी, ऑयल बॉन्ड को भूल जाइए। भागों में तो आप किसी को नहीं आने दोगे चैनल पे, अपनी वाहवाही करने में किसी को मैं उसी की बात कर रहा हूँ। देखिए, किसानों का भला किस तरह होगा? किसानों का भला होगा उनके बैंक अकाउंट में सीधा पैसा पहुंच जाए। 11 रुपए महंगा डीजल खरीदेगा, ट्रैक्टर कैसे चलाए, ट्यूबवेल कैसे चलाए, पंप कैसे चलाए, ये समस्या को डिनाई नहीं कर रहे। 6,000 रुपए से हो जाएगी सबकी भरपाई।
अरे तो जब मैं डिनाई नहीं कर रहा ये समस्या हाँ, को, लेकिन उसका काउंटर भी बता रहा हूँ। तो उसका इलाज निकालिए ना किसानों को कुछ। डीजल से समस्या हो रही है, मैं मान रहा हूँ, इसके लिए उनसे क्षमा प्रार्थी भी हैं, लेकिन मेरा ये कहना है कि किसानों के हित के लिए अर्थव्यवस्था को मजबूत करना भी जरूरी है। मजदूरों को तो मनरेगा जैसी स्कीम्स के लिए या प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि के लिए या जो उज्ज्वला योजना है या जो किसानों को जो एफपीओ और एग्रीगेटर किसानों को किसानी से हटाकर मजदूर बना रहे हैं आप। कड़वी बात पे कह रहा हूं मैं। ये मरने के बाद, 1.5 लाख करोड़ ऑक्सीजन लगाने नहीं, का किसानी छोड़ दें, मजदूरी करने लग जाएं, मनरेगा में लग जाएं, अपने खेत में काम ना करें, ये कह रहे हैं आप? ना नहीं, मनरेगा के लिए 50,000 करोड़ अलग है और किसानों के लिए 1.5 लाख करोड़ की राशि वो तो ब्याज दे रहे हैं ना, ब्याज में छूट दे दी, लोन ले लो, हर चीज में लोन ले लो। वो लोन नहीं है, 1.5 लाख करोड़ का किसानों को फंड है, फंड ऑफ फंड है। वो क्या है? सब्सिडी है, वो लोन नहीं है। डीजल पे सब्सिडी दे रहे हैं, किस वो पे दे रहे हैं? सपोर्ट दे रहे हैं, जुताई पे दे रहे हैं, बुवाई पे दे रहे हैं, बीज पे दे रहे हैं, और प्रधानमंत्री 70,000 करोड़ का जो प्रधानमंत्री चैनल पे बैठ के आप कुछ भी कह सकते हो, देश सुन सकता है, वो लेकिन अलग है। वास्तविक धरातल पे क्या है, फाइलों में क्या है? हमारा हिंदुस्तान फाइलों पे चलता है, धरातल पे नहीं चलता। जब तक योजना धरातल पे नहीं उतरेगी, कांग्रेस के टाइम चलता था हिंदुस्तान का। ठीक है, एक मिनट बता देता हूँ, एक मिनट सुन लो। हाँ, अरे आप ही को इसीलिए बुलाया है। अगर सड़क कागज में फाइल में सड़क बन गई है तो समझ लो सड़क बन गई, चाहे मौके पे कंक्रीट ना फैली हो। अगर तुमने मौके पे कंक्रीट फैला दी, काली कर दी और फाइल में सड़क नहीं बनी, तो हिंदुस्तान में सड़क नहीं बनी। पूरा हिंदुस्तान आंकड़ों में और फाइलों में चलता है और फाइलों में किसान और मजदूर अटके रह जाता है, अटका हुआ है, किसान अटका हुआ है। एक क्विक कमेंट चाहूंगा अलका, फिर ब्रेक लेना है मुझे। संदीप, मैं बस ये कह रही हूँ, कोरोना का तो रोना है ना, अपनी नाकामियों से इनका ध्यान भटकाने वाली बात है। मैं आपको सिर्फ बता रही हूँ, वैश्विक है ना महामारी तो, और तेल के दाम भी वैश्विक है। आप इनसे ये पूछिए, श्रीलंका पड़ोसी देश है, 42 रुपए डीजल और पेट्रोल 65 रुपए। बांग्लादेश पड़ोसी है, महामारी उस पर भी पड़ी है और जो तेल की कीमत है उसके लिए भी वही है जो हमारी अंतरराष्ट्रीय बाजार की बात करें तो बांग्लादेश में 57 रुपए और 76 रुपए पेट्रोल है। नेपाल हमारा पड़ोसी देश, 53 रुपए डीजल और 60 रुपए पेट्रोल। पाकिस्तान दुश्मन देश है, वो भी 36 रुपए डीजल और 33 रुपए पेट्रोल दे रहा है। उसके लिए वही कीमत है जो हमारे लिए अंतरराष्ट्रीय बाजार में, वही महामारी वैश्विक सब पे जो हम पर है। तो बात साफ साफ ये है कि केजरीवाल सरकार ये कहती है कि जब हमने कोरोना में, आपको याद होगा, कोरोना की महामारी में अनलॉक 1 में शराब की, दारू की दुकानें खोली थी, उनका यह मानना है 70% कोरोना टैक्स लगाने के बाद शराब की दुकानों पर भीड़ कम नहीं हुई थी, तो उनका ने ये सोच लिया है कि पेट्रोल और डीजल पर वैट बढ़ाने से दिल्ली वालों को मालूम फर्क है, नहीं दिल्ली से पड़ता। आपको विशेष प्रेम है, पर पंजाब ने भी खोली, राजस्थान में भी बिकी, झारखंड में भी बिकी, छत्तीसगढ़ में भी बिकी, महाराष्ट्र में भी बिकी। शराब पर 70% कोरोना टैक्स लगाना और पेट्रोल डीजल पर वैट बढ़ाना एक ही तर्क है इनके पास। मैं ये कहती हूँ, पूरी दिल्ली शराब नहीं पीती है कि आप कहेंगे कि कोरोना टैक्स के बाद भी शराब की दुकानों पे भीड़ थी, तो यानी कि डीजल पर वैट बढ़ाने से भी। सौरभ भारद्वाज जरूर रिस्पॉन्ड करना चाहेंगे। एक छोटा सा ब्रेक ले रहा हूं, सौरभ आप रिस्पॉन्ड करेंगे, अंतिम चरण पर जा रहा हूं, ब्रेक के बाद चर्चा जारी। पेट्रोल खास डीजल की कीमतों में जबरदस्त विकास हो रहा है, इसी से देश आत्मनिर्भर होगा क्या, हम ये चर्चा कर रहे हैं। और सौरभ, मैं आपसे एक पॉलिटिकल सवाल पूछ रहा हूं, आर्थिक नहीं, वो मैं पूछूंगा विजय सरदाना से और सिद्धार्थ सिंह से। पेट्रोल में बढ़ती या डीजल की बढ़ती कीमतें अब राजनीतिक मुद्दा नहीं रह गया है क्या? क्योंकि लोग भी कोई नाराज नहीं, अपनी नाराजगी का इजहार नहीं कर रहे, मुद्दे बदल गए क्या? संदीप जी, अब देश के अंदर पॉलिटिकल नैरेटिव को कंट्रोल करने के संसाधन केंद्रीय सरकार के पास ज्यादा हैं, तो इस नैरेटिव को कंट्रोल किया जा रहा है। आपने देखिए कि कुछ सेलिब्रिटी थे, उस वक्त शोर मचाते थे, आज नहीं मचाते। हम बचपन में जब क्रिकेट खेलते थे, बैट बॉल खेलते थे, तो कहते थे कि खेल के नियम नहीं बदले जाएंगे। ये नहीं कि बैटिंग कांग्रेस कर रही है तो खेल का नियम दूसरा है, अब बैटिंग बीजेपी कर रही है तो नियम ही बदल दिए। अब क्या है, पूरे नियम बदल गए हैं। अब अगर पेट्रोल डीजल बढ़ रहा है तो ये कोई पॉलिटिकल मुद्दा नहीं बचा है, क्योंकि ये अर्थशास्त्र के लिए है। तो ये जो है एक अलीग तरह की बेईमानी है, और इसका सोल्यूशन ये भी है कि आप पेट्रोल और डीजल को जीएसटी के अंदर ले आइए, केंद्र को और राज्य को बराबर का पैसा मिलेगा। दिल्ली सरकार तैयार है? मन में बेईमानी है, हम तैयार है, बिल्कुल ठीक तैयार है। अब मैं आर्थिक सवाल पूछता हूं, सिद्धार्थ सिंह आपसे शुरुआत कर रहा हूं।
तेल की बढ़ती कीमतों से ही देश आत्मनिर्भर बनेगा। मतलब यही जरिया रह गया है, तेल की कीमतें बढ़ाते चले जाओ, देश आत्मनिर्भर होता चला जाएगा। नहीं संदीप, बिल्कुल नहीं। और जो आपने बात कही ना कि अभी पॉलिटिकल मुद्दा क्यों नहीं है, उसका सीधा एक सवाल आंसर यही है संदीप, क्योंकि हमाम में सब नंगे हैं, चाहे राज्य सरकार हो चाहे केंद्र सरकार, पैसा सबको चाहिए। और जहां तक आत्मनिर्भरता की बात कह रहे हैं, तो इससे केवल महंगाई बढ़ेगी, किसान के ऊपर बोझ आएगा, जो इंडस्ट्री है। अब आप देख लीजिए, हम लोग बात कर रहे थे कि जो डीजल की गाड़ियां हैं उनकी सेल्स एकदम बंद हो जाएंगी। जिन्होंने डीजल की गाड़ियां खरीदी अब उनके लिए जिसने खरीदी वो तो फंस गया। पूरी इंडस्ट्री इस समय, नहीं संदीप, ये तो खरीदना तो हम इंडिविजुअल हैं, पूरी इंडस्ट्री गई। आज इस समय हम डिमांड की बात कर रहे हैं। तो मैं बस गोपाल बाबू से यही निवेदन करूंगा कि देश की इतनी जो अच्छी आर्थिक नीतियां आप लोगों ने पिछले 6 साल में दी हैं, इससे जो है निजात दिला दें और एक आम आदमी को जो है अब अच्छा जो उज्जवल भविष्य जिसकी आप लोगों ने कल्पना की थी, जिसको जो लोगों को प्रॉमिस किया था, उसकी तरफ ठीक हम है। लोग बेहतर विजय सरदाना, मैं एक क्विक पॉइंट, स्पेसिफिक पॉइंट क्योंकि रेज कर दिया है सिद्धार्थ ने, मतलब ये डीजल पर इतनी कंफ्यूजन, अब डीजल की कीमतें बढ़ जाएंगी। मारुति सुजुकी अब कह रहा है कि हम डीजल की गाड़ियां, उनका उत्पादन बिल्कुल बंद कर देंगे, अप्रैल से कर रखा था, आगे भी नहीं करने वाले हैं, अब सीएनजी पर ज्यादा ध्यान देंगे। तो ये डीजल का पूरा सेगमेंट ही खत्म हो जाएगा। आप BS6 नॉर्म्स बना रहे थे, एमिशन प्रदूषण जो है वो डीजल का और पेट्रोल की गाड़ी का सब बराबर आ गया था। मतलब हम इतने असमंजस में हैं, इतनी कंफ्यूजन में हैं क्या? क्यों नहीं होंगे? देखिए, जो इकोनॉमिक्स है ना, ये एक साइंटिफिक सब्जेक्ट है। आपके कितने एमएलए एमपीज इकोनॉमिक्स को पढ़ते हैं, समझते हैं, जानते हैं? जब तक आप हमारे देश के एमपीज, एमएलए और पॉलिटिकल रिप्रेजेंटेटिव को इकोनॉमिक्स नहीं पढ़ाएंगे, उनको राजनीति के अलावा कुछ नहीं आता, और वो भी ओछी राजनीति, कि देश की कीमत पे अपनी रोटियां सेको। मेरा एक सुझाव है सारी पॉलिटिकल पार्टी से, आप अपने सारे एमपी, एमएलए, कॉर्पोरेटर, जिसके पास भी आपके ऑफिसेज हैं किसी भी रूप में, हर हफ्ते 1 घंटे का व्हाट इज इकोनॉमिक्स के ऊपर एक वेबिनार करिए। उनको समझाइए कि देश चलता कैसे है। बहुत अहम सुझाव है। आई एम रनिंग आउट ऑफ टाइम, पर अच्छा सुझाव है। शिवराज जी, तो आम आदमी क्या करेगा, किसान क्या करेगा? देखो, सुनवाई तो नहीं हो रही है। मेरी बात सुनो, आपको ध्यान होगा जब अटल जी की सरकार थी और पाकिस्तान हमारे ऊपर अटैक करता था, तो अटल जी बार बार ये कहते थे हमारे धैर्य की परीक्षा ना ले, हमारे धैर्य की परीक्षा ना ले। तो मैं भी केंद्र सरकार और प्रदेश सरकारों से ये कहता हूं, क्योंकि हमारा एक सामाजिक संगठन है, भारतीय किसान लोक शक्ति आंदोलन के लिए खड़ी की है, किसान मजदूरों के अधिकार के लिए खड़ी की है। और जब ये कोरोना काल आया तो हम जवानबद्ध थे, प्रतिबद्ध थे सामाजिक संगठन होने के नाते कि हम सरकार के कंधे से कंधा खड़ा होकर के साथ करेंगे। तो मतलब आप आंदोलन पर निकल जाएंगे, सरकार नहीं, लेकिन अगर सरकार नहीं सुधरेगी और किसान की कमर तोड़ने का काम करेगी, तो हम वही अटल जी वाली बात कर रहे हैं, हमारी धैर्य की परीक्षा ना करें, हम सड़कों पर उतरेंगे, भले जेल हो, सड़क पर उतरकर आप वो रैली आप करिएगा, करिएगा, ठीक है, वो आप। तो यहां पर किसान भी नाराज हैं और किसान आंदोलित भी हो सकते हैं। सरकार को सुनना होगा और अर्थव्यवस्था की जो बारीकियां हैं, क्या दिक्कतें हैं, वो देशवासियों को भी समझाए, अपना व्यू पॉइंट भी रखे। इसी उम्मीद के साथ अभी के लिए बस इतना ही। नमस्कार। नमस्कार, मैं हूं मानक गुप्ता। अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक और शेयर जरूर करें, और हां, हमें सब्सक्राइब और फॉलो करना ना भूलें, ताकि आप देश और दुनिया की कोई खबर मिस ना करें। तो जुड़े रहिए हमारे साथ और देखते रहिए न्यूज़ 24।